नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके अपने YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 22 और 23 दोनों की खबरों को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको स्टडी करेंगे और उनको एनालिसिस करेंगे। कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पाया था, तो आज का वीडियो में कल के भी क्वेश्चन होंगे और आज के भी होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी मूवीज़ आते रहते हैं तो पर ईयर वो क्या होता है कि उसमें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में उन्हें चुना जाता है अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो अलग अलग कैटेगरीज़ में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला ये आपको पूछा जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया ये भी पूछा जाएगा। तो इस बार जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, जो ए होगा इसका आंसर। अरे रणवीर सिंह है, ये रणधीर नहीं है, रणवीर सिंह है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है कृति सेनन को मिला है। किसको मिला है? कृति सेनन को मिला है। आइए देखते हैं किसका क्या जो है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, वो क्या? दादा साहब फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म किसे मिला है। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म ये आपको पता होना चाहिए। तो बेस्ट एक्टर किसे, बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, कहाँ गया? शेरशाह। किसको चुना गया है? शेरशाह को चुना गया है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? शेरशाह, जो कि कारगिल के एक वॉर सीक्वेंस के ऊपर बनी हुई मूवी थी। देखिए, ये हर साल जो है ये फेस्ट जो है आयोजित किया जाता है। देखिए, जो 83 फिल्म बनी है, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विनिंग स्टोरी को दिखाया गया है। उसमें रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। शेरशाह जो कि एक कारगिल सीक्वेंस पे बनी हुई मूवी थी, ठीक है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, देखिए ये पूरा पूरा कैटेगरी है। फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया पुष्पा द राइज, जो आपको पता है साउथ इंडिया की मूवी है, फेमस है, उसे फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? शेरशाह। देख रहे हैं यहाँ पर शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये पुराने ज़माने की हीरोइन है आशा पारेख जी। क्रिटिक्स मतलब आलोचकों के द्वारा सबसे बेहतर एक्टर किसे माना गया है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसी फिल्म के लिए, शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस किसे माना गया? कियारा आडवाणी, इसी फिल्म के लिए, ठीक है। सहायक अभिनेता की बात करें तो सतीश कौशिक। ये पूरा पूरा बाकी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन जो है यही वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, राजीव महर्षि या प्रियम गांधी? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, प्रियम गांधी ने इसका जो है इनॉग्रल किया है। देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये प्रियम गांधी जी है, ठीक है। मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, इसे अनकवर किया, ठीक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये पुस्तक है और लिखी कितनी है? प्रियम गांधी। तो इसमें क्या है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कोविड का संकट 2-3 सालों से चल रहा है, उसमें भारत ने किस तरह से लीड किया है पूरी दुनिया में, किस तरह के अगुवाई की, उनकी कुल मिला के प्रशंसा में ये किताब लिखी गई है। इन्होंने बताया कि किस तरह से मैनेजमेंट किया गया, किस तरह से इसको कंट्रोल किया गया, इस सब के बारे में है। हालांकि कोरोना को लेकर मिसमैनेजमेंट की भी बहुत सारी खबरें आती रही हैं। सरकार द्वारा जिस बेहतर तरीके से इसे संभालना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये पुस्तक पूरी तरह से उनकी प्रशंसा यानी कि उनकी जो है एक तरह से अप्रिसिएशन पर आधारित है। क्लियर है? तो नाम याद रखिएगा, प्रियम गांधी जी, नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक का नाम। पांचवा क्वेश्चन आज का, भारत सरकार द्वारा जारी हील बाय इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? अभी भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हील बाय इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए, भारत के गांव के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर तैयार करना, यानी ट्रेन डॉक्टर प्रिपेयर करना विलेज के लिए, रूरल इंडिया के लिए। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में पेशेवर तैयार करना, ठीक है, मतलब भारत में जो है प्रोफेशनल तैयार करना, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में। सी, स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है बी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में पेशेवर तैयार करना, जो विदेश में जाके क्या कर सके, जो है हेल्थ सर्विसेज दे सके, ठीक है। आइए देखते हैं, ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया पहल को बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हाल ही में 2 दिनों के लिए चिंतन शिविर हील बाय इंडिया का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य क्या है? पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेश में रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है, टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स इन हेल्थ सेक्टर, इन समझ में आ रहा, इन फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो विदेशों में कैसे भारतीय काम कर सकेंगे हेल्थ सेक्टर में, इसी को लेकर ये
कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसमें भारत सरकार काम करेगी। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। और हेल्थ मिनिस्टर कौन, अभी हमने बताया क्या? मनसुख मांडविया जी। कौन है? मनसुख मांडविया जी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छठा क्वेश्चन आज का कि हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखा है? हु हैज़ ऑथर्ड द बुक हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है क्या? उमा दास गुप्ता। देखो, इसको घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक जो कि उमा दास गुप्ता जी ने लिखी है, ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये किसके ऊपर आधारित है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसके ऊपर आधारित है? आप लोग पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके ऊपर ये आधारित है। आइए देखते हैं न्यूज़। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन बुक थ्रोज लाइट ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर वर्क फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक भारतीय ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। इनको 1913 में, कब? 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है लिटरेचर में योगदान के लिए। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि भारत में पहला नोबेल प्राइज़ किससे मिला था? तो भारत में पहला नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था? 1913 में। किस लिए मिला था? लिटरेचर में मिला था। लिटरेचर में इनके योगदान के लिए मिला था। तो जाहिर सी बात है कुछ किया होगा। तो किसकी रचना के लिए मिली थी? गीतांजलि, इनकी जो रचना थी, ठीक है, उसके लिए मिली थी। गीतांजलि नामक रचना उनकी क्रिएशन थी, उसके लिए मिली थी। इसी गीतांजलि से जो है गीतांजलि से जो है कुछ लाइन जो है मतलब अडॉप्ट करके हमारा राष्ट्रगान तैयार किया गया, हमारा जो नेशनल एंथम है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पुस्तक से प्रेरित है? तो जो है वो गीतांजलि से प्रेरित है राष्ट्रगान। ठीक है, उसका कुछ स्टैंडर्ड जनगण मन पूरा वो उठाया गया है, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है भारत में पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था पहली बार। कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, लेकिन ये बांग्ला वर्जन था। ठीक है, इसे राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसे राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। उस दिन जो है ये पारित हुआ था। उस दिन राष्ट्रगीत भी वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्रिएशन गीतांजलि याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी रूरल कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे। ठीक है, और जो उन्होंने संस्था बनाई थी उसका नाम था श्री निकेतन। तो इसी श्री निकेतन, इसके बारे में ही बात करते कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसे इसको आगे काम किया, क्या क्या उनका योगदान रहा, कैसे पूरा जो है उनकी जर्नी रही। ये बुक उसी पर जो है प्रकाश डालती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, याद रखिएगा, इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसे सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसीडर्ड द मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी? एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है डी, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? भारत सरकार का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि कोयले के उत्पादन से जुड़ी हुई है। ठीक है, कोयला का उत्पादन यही करती है। ठीक है, भारत में। और एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक किसे पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू। पीएसयू किसे कहा जाता है? सरकारी कंपनीज को कहा जाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न। अब आप कहोगे पेट में दर्द हो रहा होगा, महारत्न कंपनी क्या होती है? देखिए, महारत्न कंपनी ऐसे सरकारी कंपनियों को कहे जाते हैं जो भारत के लिए सोने के अंडे देती है। सोने के अंडे का मतलब सबसे लाभप्रद कंपनीज हैं, ये सरकारी हैं, सबसे लाभप्रद, यानी भारत सरकार के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होती है क्या? महारत्न कंपनी। क्लियर हुआ? ठीक है, भारत में महारत्न की संख्या इस समय कितनी है? 10। कितने हैं? 10। इसमें देखिए ये जो एनटीपीसी, सेल, गेल है, ये सब भी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, किसी दिन बता दूंगा महारत्न कंपनी को दर्जा किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, किस कंपनी को कब दिया जाएगा। क्लियर है? तो 10 कंपनी है, याद रखिएगा अभी फिलहाल। ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। 8वां क्वेश्चन आज का कि भारत की पहली जय नहीं है, जैव है। क्या है? जैव। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में भी दे देता हूँ। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ये पहला है भारत में इस तरह का, पहला जो लेबोरेटरी बना गया है ये पहला है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्घाटन किया गया है। पहले ये समझ लेते हैं है क्या ये। देखिए, लेबोरेटरी समझते हैं, प्रयोगशाला जहाँ पे सब कुछ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और मोबाइल प्रयोगशाला का मतलब होता है एक वैन होगी, उस वैन के अंदर जो है पूरा पूरा टेस्टिंग यूनिट होगा। ठीक है, जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा।
और ये जैव सुरक्षा का मतलब समझ है, बायो सेफ्टी। तो बायो सेफ्टी लेवल 3, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इंडियाज़ फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड इन नासिक। कहाँ पे? नासिक। क्लियर है? नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक। 9वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ईस्टर्न ब्रिज नामक सैन्य अभ्यास, और ये क्या है? एक एयरफोर्स डिफेंस एक्सरसाइज थी, एयरफोर्स डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है, सैन्य अभ्यास संपन्न किया गया है। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड ईस्टर्न ब्रिज डिफेंस एक्सरसाइज विद इंडिया? किसके साथ किया है? तो किस देश ने किया है? ये सही आंसर इसका है सी, ओमान। ओमान देश ने जो है ये सैन्य अभ्यास संपन्न किया है। देखिए इसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है, अभी इसका छठा संस्करण था, इसीलिए इसका नाम 6 रखा गया है। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया ओमान बिगिन ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स। देखिए ये पूरा एयरफोर्स ने ये पूरा सैन्य अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास क्यों किया जाता है? ताकि एक दूसरे के बेस्ट स्ट्रैटेजीज को क्या किया जाएगा, जा सके, शेयर किया जा सके, और साथ ही साथ क्या किया जा सके, एक दूसरे को इस सेक्टर में कोऑपरेट किया जा सके, ये होता है। ठीक है, और ये जो देश हमारे साथ जिनके संबंध अच्छे होते हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, ओमान की बात कर लें। ओमान देखिए एक प्रकार का गल्फ कंट्री है, ये पूरा गल्फ कंट्रीज है। ये रहा ओमान। ओमान जिसकी राजधानी क्या है? मस्कत। क्या है? मस्कट राजधानी है। इसकी करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। क्या है? ओमानी रियाल इसकी जो है करेंसी है। ठीक है, ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो ओमान में अभी IPL का भी आयोजन हुआ था। ठीक है, सॉरी IPL करें, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का भी आयोजन हुआ था, ओमान और UAE मिलाकर। UAE और दिख रहे हैं ये, UAE और ओमान दोनों जुड़े हुए देश हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां, कि 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? ठीक है, 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? ठीक है, तो खजुराहो आप लोग समझ ही गए होंगे कहाँ होगा, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है इसका कौन सा संस्करण चल रहा है, तो 48th। ठीक है, खजुराहो में ये फेस्टिवल हुआ है। आपको पता है खजुराहो एक मध्य प्रदेश की बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या है, धरोहर है। ठीक है, इसके जो मंदिर हैं वो आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। ठीक है, अगर खजुराहो का इतिहास आप पता करेंगे तो यहाँ पर जो लगभग 22 मंदिर है, कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर हैं जो धरोहर में शामिल है। ठीक है, और ये 22 मंदिर किसने बनवाए थे? ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से शासकों ने बनवाए थे, तो चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था। चंदेल शासक जो कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन में करते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो है पूरा ये आपका बुंदेलखंड वाला जो रीजन था वहाँ पे शासन करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर है, कुछ जैन मंदिर भी हैं। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका जो है चंदेल शासक। ठीक है, और ये आपका 10वां क्वेश्चन। तो आज 10 क्वेश्चन थे। PDF आपको मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई और भी कुछ दिक्कत हो बता सकते हैं। ठीक है, और आप जो है हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।